इंसानी भाषा को कम शब्दों में समेटकर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि ये अंधेरे से निकलकर रोशनी की खोज की यात्रा है। इंडिया क्या है? भारत। और भारत क्या है? देश। किसका? हमारा। हमने हमेशा किताबों में पढ़ा है कि पृथ्वी को रोशन बनाने वाला सूरज इसकी ऊर्जा का स्रोत है, पर वहीं आज के युग में बिजली इंसानी जिंदगी की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। हम हैं झारखंड के गोड्डा में, जहां पर है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। गोड्डा में आप आएंगे तो आज से 10 साल पहले आएंगे तो आपको उस तरह का घर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज के समय में आपको एक बेसिक थिंग मिलेगा। तो बांग्लादेश से सीधे फोन आ जाता है? हाँ, सीधा फोन आ जाता है। ऐसे बोलते हैं भाई आज इतनी बिजली चाहिए बस। तो अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं? बहुत कम, 40-50 हज़ार कमा के। अरे वाह। दादा, स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में? है। वो ज्यादा बेहतर लगता है या ये? वहाँ इतना सुविधा नहीं मिलता। अच्छा, इसीलिए एक फीमेल डॉक्टर भी हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। हाँ। और आज हम जानेंगे कि बिजली आखिर बनती कैसे है और इससे जिंदगियां रोशन कैसे होती हैं। चलिए। हम हैं झारखंड के गोड्डा में, जहां पर है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, जहां 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और यही है इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट। तो देखेंगे कि ये कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और ये कैसे मोर एफिशिएंटली पावर जनरेट कर रही हैं। और आज हम आपको इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर लेकर जाएंगे कि आपके घरों तक जो बिजली पहुंच रही है वो आखिर बनती कैसे है। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनने का जो पहला स्टेप है वो मेरे पीछे आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। दिन में ऐसी करीब 4 से 5 रैक्स बोलते हैं जो पूरी ट्रेन आती है कोल से भरी हुई, तो दिन में ऐसी 4 से 5 मालगाड़ियाँ आती हैं और एक मालगाड़ी में करीब 50-60 डब्बे होते हैं जिसमें कोल भरा हुआ होता है। और वो डब्बे कुछ इस तरीके से, यहाँ वैगन टिपलर इसको बोलते हैं, ये जो आप बहुत बड़ी सी मशीनरी देख रहे हैं वैगन टिपलर, जहाँ पे वैगन को यानी जो मालगाड़ी का डब्बा है उसमें से कोल खाली किया जाता है और वो पूरा मैकेनाइज्ड है, ऑटोमेटेड है। अब आगे चल के देखते हैं कि इसके बाद ये प्रोसेस कहाँ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है यानी बिजली जो बन रही है वो टरबाइन फ्लोर पे इसका सबसे मेजर पार्ट, मेजर रोल यहाँ पर पूरा होता है। तो ये है ऑटोमेटेड कंट्रोल रूम, यानी इस थर्मल पावर प्लांट का जो कंट्रोल है वो इस रूम में है सारा। As per the requirement of Bangladesh requirement, load has to be increased or decreased. Load to be maintained, generation should be maintained as per their demand from the Bangladesh. For thus maintain the generation, we have to increase the coal flow or you maintain the coal flow as per the load requirement. तो बांग्लादेश से सीधे फोन आ जाता है? यहाँ सीधा फोन आ जाता है। ऐसे बोलते हैं भाई आज इतनी बिजली चाहिए बस। नहीं, अभी बड़ा हो जो है लोड नेक्स्ट ब्लॉक में, मीन्स उसका ब्लॉक हर का ब्लॉक में रहता है। अगर मान लो मेरे को नेक्स्ट आवर में मेरे को रिक्वायरमेंट है और 100 मेगावाट बढ़ाना है, यू हैव टू इंक्रीज द 100 मेगावाट। यानी शाम के वक्त जब दिन ढलता है तो ज्यादा डिमांड होता है, डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन। ये टेम्परेचर है 604 डिग्री सेल्सियस। हाँ, स्टीम टेम्परेचर है, स्टीम टेम्परेचर। मतलब वो जो भाप है जिससे बिजली बन रही है, टेम्परेचर इतना है? ज्यादा नहीं है? ज्यादा है। और फर्नेस में तो और ज्यादा रहता है। फर्नेस में ये जो कोल बर्न होता है वो 1500 डिग्री के टेम्परेचर तक कोल बर्न होता है फर्नेस में। वो फर्नेस में जो वाटर को स्टीम बन के फिर 605 टेम्परेचर में हमको ये टर्बाइन में आ जा रहा है इसको। गोड्डा प्लांट प्रदूषण को कम करने के लिए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये भारत का पहला ऐसा पावर प्लांट है जिसने 100% FGD के साथ ऑपरेशन शुरू किया है, यानी फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। इसमें कोयले के जलने से निकलने वाली फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाया जाता है, जो एसिड रेन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने में मदद मिलती है और इसके अलावा जीरो वाटर डिस्चार्ज, यानी प्लांट में पानी के इस्तेमाल को कम करने के लिए उसे रिसाइकल किया जाता है। फायदा ये कि इससे पॉल्यूटेड डिस्चार्ज नहीं होता और पानी का इस्तेमाल भी कम हो जाता है।
प्लांट की आधुनिक तकनीकों को करीब से देखने और जमीनी हकीकत को समझने का खास मौका हमें मिला, ताकि हम जान सकें कि प्रदूषण को कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं और इस प्लांट के होने से लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बेहतर हुआ है। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम मैं अभी यहाँ पे एस हैंडलिंग देख रहा हूँ। पहले यहाँ पे क्या स्थिति थी जो अब बेहतर हुई है, या इस इंडस्ट्री के आने से यहाँ कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव है? आप जो देखते होंगे शहर का विकास, वो क्या है? सिंपल में पहला दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट जो दिखता है अपने को, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में जैसे मैम आप खुद मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं पहले कहाँ था, कहीं बाहर किसी इंडस्ट्री में काम कर, अब यहाँ है तो मैं घर पे हूँ। एक तो डायरेक्ट आपको दिखा। इनडायरेक्ट वे में क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो आई है उससे बहुत सारे लोग आए हैं, उससे जो कंजम्पशन हो रहा है, चाहे फूड खाने का हो चाहे रहने का हो। आज देखेंगे आप जाएंगे तो बहुत सारा रेंट, जो पहले इतना रेंट नहीं होता था, गोड्डा में आप आएंगे तो आज से 10 साल पहले आएंगे तो आपको उस तरह का घर भी नहीं मिलेगा, लेकिन आज के समय में आपको एक बेसिक थिंग मिलेगा आपको। पहले ये लोग अवेयर नहीं थे प्लांट से, अभी क्या है बहुत सारे लोग टेक्निकल स्किल हो रहे हैं। पहले आदमी को नहीं पता था, सिर्फ लेबर मालूम होता था, लेकिन अब क्या पता चल रहा है, रीगर हैं, फिटर हैं, हेल्पर हैं, सारे टेक्निकल चीज़ इन लोग को भी पता चल रहा है। इन लोगों को पता ही नहीं होता था कूलिंग टावर क्या है, लेकिन अब आए हैं तो कम से कम देख के पता चल रहा है कि बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो पता चल रहा है ये कूलिंग टावर है। तो ये सब फायदा है। पूरी बिजली जब बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, ये जो आप बार्स देख रहे हैं ये 400 केवी की लाइंस हैं और इन्हीं के थ्रू ये पूरी बिजली बांग्लादेश पहुंचाई जाती है। और इस पावर प्लांट को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो भी इसी पावर परचेज एग्रीमेंट का हिस्सा है। 1600 मेगावाट्स में से 100 मेगावाट्स यहाँ इस्तेमाल होती है और बाकी की बिजली जो है वो डायरेक्टली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। तो ये था गोड्डा थर्मल पावर प्लांट के अंदर का टूर। अब हम बाहर जाके देखेंगे कि कैसे एक इंडस्ट्री लोगों के जीवन को बदलती है, उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए। गोड्डा के ही रिमोट एरिया में ट्रैवल करते हुए जब हम जा रहे थे तो एक बोर्ड दिखा, आदर्श मशरूम उत्पादन केंद्र। मैंने क्योंकि कभी मशरूम फार्मिंग नहीं देखी तो मेरे लिए ये बहुत फैसिनेटिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मशरूम फार्मिंग होती कैसे है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसे पुरुष नहीं, इसको लीड कर रही हैं महिलाएँ। उनको ट्रेन किया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि मशरूम कैसे उगाना है, और घर में ही, ये कोई आपको कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं दिखेगी या कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं दिखेगा, घर में ही ये वो उत्पादन कर रही हैं। कब से कर रही हैं ये? नवंबर से कर रही हूँ। पिछले साल नवंबर से? हाँ, नवंबर। अच्छा, तो कैसे पता चला मशरूम फार्मिंग के बारे में? अडानी फाउंडेशन के द्वारा पता चला क्या मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है, वो ट्रेनिंग मिला। और यहाँ हम सिलाई सेंटर भी खोले है अडानी फाउंडेशन के द्वारा ही। तो महिलाएं जो सीखती थी ना, तो उससे और एक दूसरा प्रॉफिट के लिए ये मशरूम का उत्पादन के लिए ये ऐसा कार्य किया गया। अच्छा, स्टिचिंग मतलब वो सिलाई केंद्र बना तो उसमें ये हुआ कि महिलाएं आने लगी हैं थी। हाँ, तो ये भी कर सकते ये भी हैं, कर सकती मशरूम भी उगाना सिखा सकते हैं। हाँ। पर ये जो मशरूम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे उग रहा है। बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट्स भी होते होंगे जहाँ पे ये उगाया जाता है, लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से कोई चीज़ शुरू की गई है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, तो कैसे उगाया जा सकता है और उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, तो ये है। जब ये उपज आएगा पूरा, इसके बाद आप क्या करती हैं? जैसे मशरूम सारे बैग्स में निकल आया, महिलाएं हैं ना, हाँ, तो पहले तो अपना वो घर ले जाती हैं, अपना घर में एक ये पूरा पैक उठा के ले जाती हैं? नहीं, तोड़ के। अच्छा। तोड़ के उसको तोड़ने का ही तरीका, तो यहाँ तोड़ के ले जाती है, घर में भी है। उसके बाद वो अपना सेलिंग करती है। ये जो चेन बन रही है वो ये है कि एक इंडस्ट्री आई, उसके बाद आसपास में जो क्लस्टर इकोनॉमी, जो सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रा जो तरह तरह से डेवलप हुआ, तो उसके ज़रिए कुछ ऐसी यूनिट्स, बी इट मशरूम फार्मिंग या फिर उन्हें सिलाई करना सिखाया गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि महिलाओं के हाथ में परचेजिंग पावर आई। क्या बना रही हैं आप? बेल्ट वाला सलवार आज काटने के लिए सिखाया। अच्छा, तो कौन ट्रेनिंग कौन देता है? अच्छा, आप ही हैं? जी सर। अच्छा, सिलाई की ट्रेनिंग भी आपने ही दी है? हाँ, मैंने ही दी है सर। अच्छा, यहाँ गांव में 700-800 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2017 से ही मैंने यहाँ कंपनी द्वारा ही सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 2017 से ही। अच्छा, ट्रेनिंग मिलेगी तो इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता होगा पहले?
हाँ फीस वीस ली जाती है या नहीं फ्री नहीं ट्रेनिंग? कुछ फ्री ट्रेनिंग। तो सीखने का कहाँ से आया ख्याल कि ये नया सीख लेना चाहिए? जब से पता चला कि हमला कंपनी खुला है, हमला क्या अडोनी की तरफ से ये चीज आया है, तो सोचे कि हम भी कुछ सीख ले। मेरे लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। कुछ सीखेंगे तब ना बच्चा को भी आगे बढ़ने के लिए फायदा देगा, इसीलिए। तो अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं? बहुत कम, 40-50 हज़ार कमा के। अरे वाह। तो कुछ ऐसा सोचा है कि अरे ये बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएंगे, सिलाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बच्चा उतरों को पढ़ाएंगे। कुछ इलम लेंगे हाथ में तो बच्चा उतरों को सुविधा मिलेगा ना, पढ़ाएंगे। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि गांव देहात में छोटी छोटी यूनिट्स, और जैसा उन्होंने बताया कि जो महिलाएं यहाँ पे सिलाई सीखने आई उन्हीं को फिर मशरूम फार्मिंग के बारे में बताया गया और फिर वो मशरूम फार्मिंग भी करने लगी। तो ये कितना एक पॉजिटिव है, मतलब कहूँ कि कहीं से रोशनी आए ऐसी खिड़की है, वो दरवाज़ा है, वो रोशनदान है। तो आगे चल के ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किल्स हैं, जो आपका कौशल है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता, नेवर इन लाइफ। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑटोमेटिक सीविंग मशीन्स दिख रही होंगी जिनको महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है स्किल डेवलपमेंट के तहत। डिस्टर्ब कर लूँ थोड़ा सा? कोई बात नहीं। क्या बना रही हैं आप? ब्लाउज। नाम क्या है आपका? आरती कुमारी। तो पहले से आता था सिलाई करना? नहीं, मैं यहीं आके सीखा है? Yes. कितना समय हो गया? बस अब पुरने वाला है, ITI साल कोर्स, साल भर। 1 साल का है पूरा? हाँ तो आपको अब 1 साल होने वाला है। हाँ। अच्छा, क्या क्या सीख लिया? पहले तो हमको हैम भी करने नहीं आता था, अच्छा, अब हैम से लेके अब शर्ट पैंट तक सीख लिया। हैम क्या होता है? मुझे हैम तो एक कपड़ा को दूसरे कपड़ा से जोड़ करके पतला पतला सिलाई करना। इसके अलावा और क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ पे जैसे लेडीज़ का आइटम है, सूट, सलवार, ब्लाउज, पेटीकोट और जेंट्स में शर्ट पैंट। कितनी महिलाएं आती हैं? लगभग 50 महिलाएं हैं, स्किल और ITI मिला के। अच्छा, दोनों आती है और दोनों का ट्रेनिंग चलता है यहाँ पे। लोकल गांव की महिलाएं जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, यहाँ पे आके वो काम कर रही है और खुद का अभी बच्चे का कोई फीस भर रही है। सीखने के दौरान ये लोग गांव से ब्लाउज लाती है और सिलती है और पैसा कमा रही है। गोड्डा किसी वक्त पर देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था, लेकिन अब यहाँ पावर प्लांट की वजह से कुछ बुनियादी बदलाव हो रहे हैं। फिर वो चाहे रोजगार के अवसरों का बनना हो, पावर लाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना। इससे जिले का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा हुआ है। इससे गोड्डा के लोगों की एवरेज इनकम यानी औसत आय कितनी बढ़ी है, इसका कोई सरकारी आंकड़ा तो अभी नहीं मिलता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी कई गांव और लोगों को फायदा पहुंचा है। फिर वो चाहे डिजिटल लर्निंग सेंटर्स के जरिए हो, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना हो या किसानों को वर्मी कंपोस्टिंग की ट्रेनिंग देना। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत अच्छी सड़क नहीं मिली थी, और अभी भी जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये ऐसे ही एक गांव का हिस्सा है। लोग मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट, जो एम्बुलेंस है, मोबाइल एम्बुलेंस, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पीछे जितने भी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, इनको कोई ना कोई परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो इस एम्बुलेंस का या डॉक्टर भी हैं, सीधा डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। दादा, स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में? हाँ, स्वास्थ्य है? है। तो आप वो ज़्यादा बेहतर लगता है या ये? वहाँ इतना सुविधा नहीं मिलता है। अच्छा, वहाँ क्या सादा- कमी है? और वहाँ जाँच उच नहीं होता है। बीपी का जाँच होता है, दवा हल्का मुल्का मिल जाता है, दवाई जो आता है दवाई भी मिलता है, लेकिन यहाँ जिस रूप से जाँच उच करके दिखाया जाता है, वहाँ वैसा वहाँ को डॉक्टर नहीं रहता है। डॉक्टर नहीं रहता? नहीं। कौन रहता है? नर्स आती है, हम्म, वही लोग अपने अंदाज से दवा देती है, अच्छा, अंदाज से। अंदाज से दी। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, वही नर्स लोग जितना दिया है अपने दिया से दवा देती है। अब जैसे आप ये मेंटेन करते हैं पूरा डेटा, हर ट्यूसडे को आप आते हैं, क्या लग रहा है, मतलब महिलाओं में किस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है, या बच्चों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो जर्नली है, बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। जैसे कफ कोल्ड हो गया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम। महिलाओं में थोड़ा सा जागरूकता कम होने के कारण से थोड़ा सा उनको ल्यूकेरिया प्रॉब्लम होता है। और
यहाँ कुछ महिलाएं हैं कि वो शर्मिंदगी बहुत करती हैं, किसी से शेयर भी नहीं करती हैं कि हम क्या दिक्कत है क्या नहीं। वो चुपचाप थोड़ा बहुत इधर उधर की दवाई ले जाती है। आदमी को क्या पता चलेगा, जब बताएगा तभी तो पता चलेगा। तो उनके लिए फिर मैडम से बात कराते हैं और फिर मैडम मुझे बताती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा होता है ये लिकोरिया वाला ही केस आता है। अच्छा, इसीलिए एक फीमेल डॉक्टर भी हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल। शेयर कर सकें। हाँ। हेल्थ केयर एट योर डोर स्टेप। तो सुबह से हम देख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत कोई चीज़ अगर अभी दिखाई दी है तो वो ये बिल्डिंग है। कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, ये पहले एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, लेकिन सरकार की पॉलिसी के तहत जब स्कूलों को मर्ज किया गया तो उस स्कूल को पास के ही एक स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया और उसके बाद ये एक लगभग एक खंडहर में तब्दील हो गई। यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जो अडानी फाउंडेशन है, वहाँ पे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, उन्होंने इसको दोबारा से शुरू किया एक कोचिंग सेंटर के तौर पर। नमस्ते। फीलिंग लाइक अ टीचर ऑलरेडी। अरे वाह, बैठ जाइए प्लीज प्लीज। तुमको सब पता है कैसे क्या क्या बोलना होता है, कोई अंदर आएगा तो। क्या नाम है? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। अच्छा सत्यम, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? टीचर। ये पता है ये पीछे ये जो मैप बना हुआ है ये किसका नक्शा है? इंडिया का। हाँ, इंडिया का। और इंडिया क्या है? भारत। और भारत क्या है? देश। किसका? हमारा। और ये किसका नक्शा है? हाँ, जिला का। जिला का नक्शा है। कौन सा जिला है? झारखंड। झारखंड जिला है। झारखंड है राज्य, जिला तो गोड्डा है ना? क्या खींच के लाता है इन बच्चों को? या कुछ कभी आपने बात करने की कोशिश की हो बच्चों से कि क्या पसंद आता है उनको स्कूल में? हाँ, रोज ये बात करते हैं। क्या बताते हैं? बताते हैं कि यहाँ का जो है सबसे पहले तो ये चित्र जो है दिखाई देता है, अलग अलग तरह का। इसको देख के बच्चे जो खुश होते हैं। दूसरा कि यहाँ पढ़ाई भी उतने ही खूबसूरत से होता है। उस डिजाइन से हम लोग मतलब खेल खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसको भी देख के खुश होते हैं। अच्छा, तो ये कब तक चलती है क्लास? ये 3 बजे से, अभी जो है धूप के कारण 3 बजे से 5 बजे तक चलाते हैं। अच्छा। और जैसे ही डे होगा स्कूल सरकारी तो हम लोग सुबह से पढ़ाते हैं, सुबह 6 बजे से 8, साढ़े 8, 9 न 2 घंटा मिनिमम पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा भी पढ़ा देते हैं। तो यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एजुकेशन का, उसकी अगर आप 2017-18 की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें झारखंड टॉप पर है ड्रॉप आउट रेट में। यानी एक अनुमान है, एक अंदाज़ा जो है उस रिपोर्ट का वो ये है कि झारखंड में 100 में से सिर्फ 30 बच्चे ही होते हैं जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पाते हैं। और ये ड्रॉप आउट रेट की जो समस्या है, जो आप असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए सरकार ने ऐसी स्कीम्स, ऐसे कैंपेन भी चलाए, ब्लो अ विसल, कॉल टू स्कूल, इस तरीके की कैंपेन्स चलाए ताकि बच्चों को स्कूल में वापस कम से कम वो दाखिला लें और वो रुकें। तो हमने गोड्डा थर्मल पावर प्लांट के कोर और पेरिफेरल विलेजेस में लोगों से बात करके ये समझने की कोशिश की कि कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। किसी आंगनवाड़ी में कुर्सियों का पहुंचना, बच्चों के खाने के लिए बर्तनों का पहुंचना शायद देखने में हमारे लिए बहुत छोटी सी एक बात हो सकती है, लेकिन ये उन लोगों की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वो बच्चे जो कभी स्कूल तक नहीं पहुंचते, उनका एक आफ्टर स्कूल में जाना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये छोटी छोटी कोशिशें ही, ये छोटे छोटे कदम ही बड़ी कामयाबी की मिसाल बनते हैं। बिजली जैसे आधारभूत उद्योग यानी कोर इंडस्ट्री में जिसे काउंट किया जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए, हमारे SDGs के अचीवमेंट के लिए, बी इट SDG 1, 2, 7, 11 और 12, इनको पूरा करने के लिए भी सरकार की कोशिशों के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बेहद जरूरी हो जाता है। और क्योंकि गोड्डा थर्मल पावर प्लांट इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्लांट है, यानी जिससे पूरी एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, ये हमारी विदेश नीति को नए आयाम देने जैसा है। और इसी तरह की कोशिशें एम्पावर्ड सिटीजन से एम्पावर्ड नेशन के विजन को ग्राउंड रियलिटी में तब्दील करती हैं। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव और शहर में किसी और हकीकत के साथ।